ये स्टूडेंट्स वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का हम आज लगभग फोर्थ को हम लोग लेक्चर लेके आ रहे हैं आज आपके सामने। मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में नेट एसेट मेथड करवाया, फिर डिविडेंड मेथड। अब हम बात कर रहे हैं अर्निंग कैपेसिटी मेथड की। तो अर्निंग कैपेसिटी मेथड बेटे स्पेशली अर्निंग कैपेसिटी मेथड जो है वर्ल्ड मेथड का एक पार्ट है। यील्ड मेथड में हमने सीखा था डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड में भी एक ड्रॉबैक है जिसके कारण वो भी कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो अपनी बात पर कहीं ना कहीं सही भी है कि अगर मान लो किसी ईयर कंपनी ने ग्रोथ प्रोस्पेक्टस से डिविडेंड ना बांट करके पैसा रिटेन कर लिया तो डिविडेंड की रेट तो क्या होगी? जीरो होगी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड तो क्या होगी? जीरो होगी। तो उस हिसाब से तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी क्या हो गई? जीरो होगी, जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं है। डिविडेंड तो बहुत बार होता है कि कंपनियां देती नहीं है, तो ऐसे में हम वैल्यू ऑफ शेयर को जीरो तो नहीं मान सकते ना, जबकि कंपनी ने तो ह्यूज प्रॉफिट अर्न किए हैं। तो उन व्यूअर्स का मत है कि वैल्यू ऑफ शेयर डिविडेंड पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि हमने कितनी अर्निंग की है। इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में मैं अर्निंग कैपेसिटी मेथड को ही डिटेल में समझाने वाला हूं। क्वेश्चंस तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी मेथड का फॉर्मूला, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। एक चीज मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं बेटे, चाहे आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हो चाहे आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर रहे हो, जिस जिस फॉर्मूले में भी जिस फॉर्मूले में भी कैपिटल एम्प्लॉयड रिक्वायर्ड होगा, चाहे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड है चाहे यहां अर्निंग कैपेसिटी मेथड है, तब तब हम कैपिटल एम्प्लॉयड में इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे जो बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर रखा है पैसा। चाहे गुडविल वाला चैप्टर है चाहे ये चैप्टर, तब क्या नहीं लेंगे? इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। और जब जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तब तब जो अपने प्रॉफिट्स लेने हैं वो एडजस्टेड लेने हैं। एडजस्टेड का मतलब समझते हैं? एबनॉर्मल इनकम माइनस करके एबनॉर्मल लॉस प्लस करके। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड वो होती है जो हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट से हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ये एक हमारा क्वेश्चन होता है। तो बेटे उस इन्वेस्टमेंट से जो हम अर्निंग कर रहे हैं उसी को ही हम प्रॉफिट मानेंगे। तो एबनॉर्मल इनकम तो उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ही नहीं, उस कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड है ही नहीं। वो तो हमने कहीं बाहर पैसा क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, उससे मुझे पैसा मिल रहा है, उससे मुझे अर्निंग हो रही है। तो ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। स्पेशली कब? जब हमने क्वेश्चन में फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए तो एबनॉर्मल इनकम प्रॉफिट में से माइनस करनी है, एबनॉर्मल लॉस प्लस करना है, क्योंकि वो कैपिटल एम्प्लॉयड के कारण जनरेट नहीं हो रही है। तो जब जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आती है तब तब आप एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे और प्रॉफिट में एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल लॉस प्लस माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम बात करते हैं अर्निंग कैपेसिटी मेथड के फॉर्मूले की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मेथड। बेसिक फॉर्मूला वैल्यू ऑफ शेयर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। वहां पिछले फॉर्मूले में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड था और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड था। यहाँ पे डिविडेंड की वजह अर्निंग आ गई जो हमने कमाया है, डिविडेंड नहीं जो हमने कमाया है। फ्रेंड्स ये तो पिछले फॉर्मूले की तरह आपको दी होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर। 10 का एक शेयर है, अभी 8 पेड अप है, तो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कितना आ गया? 8 रुपीज आ गया। ये हमें गिवन होगा, ये हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट पेड
आफ्टर टैक्स, मैंने वर्ड यूज किया बिफोर इंटरेस्ट पेड, जो आप मनी लेंडर्स को इंटरेस्ट देते हैं डिवेंचर वगैरह पे, लोन पे, इंटरेस्ट माइनस करने से पहले बट टैक्स माइनस करने के बाद, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और ये जो प्रॉफिट लेंगे, इस प्रॉफिट को हम लोग जो लेंगे वो लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, मींस एबनॉर्मल इनकम माइनस करके एबनॉर्मल लॉस प्लस करके। तो अब हम पहले बेसिक फॉर्मूले को रिपीट कर लें। वैल्यू ऑफ शेयर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर। एक्सपेक्टेड रेट जो हम कमा रहे हैं, नॉर्मल रेट जो हमारे कॉम्पिटिटर कमा रहे हैं, इनटू एक शेयर जितने रुपीस पर शेयर पेड अप हो गया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस ना हुआ हो लेकिन टैक्स क्या हो चुका हो, माइनस हो चुका हो, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। मैंने बोला था जब जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, और तब तब ये प्रॉफिट कौन सा होगा, एडजस्टेड होगा, एबनॉर्मल इनकम माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस, चाहे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है चाहे वैल्यूएशन ऑफ शेयर है स्टूडेंट्स। तो ये तो दो बेसिक फॉर्मूले थे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को इलेबोरेट करने जा रहे हैं क्योंकि मेनली स्टूडेंट इन्हीं पॉइंट्स में गलती करते हैं। तो पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। बेटे मैंने उस दिन प्रॉफिट का आपको बताया था, पहले तो उसी को रिपीट कर दूं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मान लो 10 लाख है, पहले मुझे क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, 2 लाख है मान लो इंटरेस्ट, फिर मुझे क्या पे करना है, टैक्स। मान लो रेट ऑफ टैक्स 40% है, 4,80,000 रुपये आ गया। ये तो आ गया बेटे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको अपन ईट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईट। तो स्टूडेंट्स बट प्रॉब्लम ये है, फॉर्मूला क्या कहता है, आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट। तो ये कैसे होगा? जब तक मैं इंटरेस्ट माइनस ना कर दूं तब तक टैक्स माइनस हो ही नहीं सकता। फॉर्मूला कहता है कि कौन सा प्रॉफिट लेना है, जिसमें से टैक्स माइनस हो चुका हो बट अभी इंटरेस्ट क्या ना हुआ हो, माइनस ना हुआ हो। और लॉजिक ये कहता है पहले इंटरेस्ट माइनस होगा तो टैक्स माइनस होगा, कोई बात नहीं, टैक्स निकालने के लिए पहले इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ये आ गया टैक्स, ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। ये वाला इंटरेस्ट ला करके यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो, इंटरेस्ट पेड यहाँ पे अगर मैं ला करके ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स बन जाएगा, बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो मेनली पहले इंटरेस्ट माइनस करके टैक्स लग गया, फिर ये इंटरेस्ट ला करके वापस क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन जाएगा। अब स्टूडेंट कहता सर इंटरेस्ट माइनस ही क्यों किया था, इंटरेस्ट माइनस किए बिना टैक्स लग नहीं सकता। तो ये तो एक बेसिक बात थी, बट इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। ये तो आपको पता ही है, ये प्रॉफिट कौन सा है जिसमें अब नॉर्मल इनकम माइनस हो चुकी है और अब नॉर्मल लॉस क्या हो चुका हो, प्लस हो चुका हो। फिर हमने इंटरेस्ट माइनस करना है, फिर टैक्स माइनस करना है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन आती है अक्सर स्टूडेंट्स को। मैं वो कंफ्यूजन दूर कर दूं, मैं उसके लिए आपको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लेट्स रिमूव दैट कंफ्यूजन एंड मिस्टेक विच इज पॉसिबल कि हम लोग एग्जाम में कर आए। लिखिए बेटे, हमें दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10,50,000, 10% डिवेंचर 20 लाख, टैक्स रेट 40%, 10% इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमने बिजनेस के बाहर पैसा क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, 5 लाख, 10% इन्वेस्टमेंट 5 लाख, 10% कूपन रेट है जो अपने आप में बता रही है कि हमें 5 लाख का 10% 50,000 पे क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा। और वो इंटरेस्ट हमने क्या किया होगा,
अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर लिया होगा। अब वो इंटरेस्ट हमारी एबनॉर्मल इनकम है, तो प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, लाइक दिस स्टूडेंट्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1050 माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 5 लाख का 10% कितना बेटे, 50,000। 10 लाख आ गया। अब ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ गया बेटे। अब इसमें से मैं पहले क्या माइनस करूंगा, इंटरेस्ट पेड माइनस करूंगा। 220 लाख का मैं 10% करूंगा, कितना आएगा, 2 लाख। 8 लाख आ गया बेटे ये। अब इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, टैक्स पेड। क्या माइनस कर दूंगा, टैक्स पेड। ये आ गया 3,20,000, 4,80,000 आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये वाला इंटरेस्ट ला करके क्या कर दो, ऐड कर दो। अब स्टूडेंट्स मैंने ये चीज स्पेशली क्यों बताई, स्टूडेंट गलती क्या करता है, उस वही रट्टा मार लेता है कि इंटरेस्ट वापस लाके ऐड करना है। कौन सा इंटरेस्ट, जो पे की है, ये तो हमने इसलिए माइनस की है, ये तो हमारी नॉर्मल इनकम है, ये सिर्फ माइनस होगा, वापस लाके क्या नहीं होगा, प्लस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये प्लस नहीं हो सकता वापस ला करके, ये भी चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, तो सिर्फ इंटरेस्ट पेड आपको क्या करना है, ला करके वापस प्लस कर देना है, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जहां पे आता है वहां पे एसेट माइनस लायबिलिटी आता है, एसेट माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटी आता है, बट इसमें थोड़ा सा फर्क है गुडविल और इसमें। एसेट माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है इसमें, इसमें एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है, ये बात ध्यान करना। लेकिन बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो बुक्स क्लियर नहीं करती है वो मैं दूर करूंगा अभी आपको। एसेट्स एट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे लेनी है, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी, और क्या नहीं लेनी, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट लेनी है जो किसी एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, वो तो इसमें एसेट्स में इंक्लूड करना है। बट जो बिजनेस के बाहर वैसे इंटरेस्ट अर्न करने के लिए अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो नहीं लेना, और ये चीज पेपर में क्लियर मेंशन होती है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है। लेस ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज। अब मैंने बोला तो करंट लायबिलिटी था, बट मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी। ये हमारी बुक्स में एक मिस्टेक है, वो करंट लायबिलिटी लिख के कंफ्यूज कर देते हैं। बेटे प्रोविडेंट फंड नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा होता है, वो भी तो माइनस करना है। फिर वो क्यों माइनस करना है, अगर बुक्स ये कह रही है सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। सुनना ध्यान से, वो लायबिलिटी माइनस नहीं करनी जिस पर हमने इंटरेस्ट देना है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देना है, शॉर्ट टर्म वाली नहीं, लॉन्ग टर्म। किन किन पे अपन इंटरेस्ट देना होता है, बैंक लोन, डिवेंचर्स, बैंक लोन, डिवेंचर्स, एनी लॉन्ग टर्म liability on which interest is payable, on which interest is payable। कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसके ऊपर हमने क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, वो नहीं माइनस करनी यहाँ पे। बाकी हर एक तरह की लायबिलिटी माइनस करनी है, डिवेंचर, बैंक लोन, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन जिसपे इंटरेस्ट देना है। ऐसा क्यों, आप लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं। आपको जो नेट प्रॉफिट दिया गया है, उस नेट प्रॉफिट में आपने इंटरेस्ट वापस ऐड किया, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या होनी चाहिए, विद इंटरेस्ट होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके प्रॉफिट में ऊपर इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो आपके नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड में
उस इंटरेस्ट से संबंधित बैंक लोन या लॉन्ग टर्म लोन भी नीचे क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। नहीं तो अर्निंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं आ जाएगी। आप किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस का इंटरेस्ट तो प्रॉफिट में ऐड रखते हो, लेकिन वो सोर्स ऑफ फाइनेंस नीचे रखते नहीं हो कैपिटल एम्प्लॉयड में। कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगी, अर्निंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड डिसाइड करता है कि प्रॉफिट क्या लेंगे, और प्रॉफिट ये डिसाइड करता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लेंगे। अब अगर प्रॉफिट में अब नॉर्मल इनकम आप इंक्लूड नहीं कर रहे तो नीचे भाई इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉफिट में इंटरेस्ट पेड इंक्लूड कर रहे हो तो नीचे आपको लॉन्ग टर्म लोन भी क्या रखना पड़ेगा, ऐड रखना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपकी बुक्स में ये चीज क्या है, मिस्टेक दे दी गई है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेथड का फॉर्मूला। हम इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फिर से मैं एक चीज कहूंगा, अगर आपने इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाओ। ऐसी बेसिक्स के साथ वीडियोस आएंगी कि अकाउंट आपके लिए यूं लगेगा कि हमने जो अकाउंट पहले किया है और जो अब कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसको आ गया उसको अकाउंट आ गया, क्योंकि अकाउंट अनलिमिटेड है। कॉन्सेप्ट आ गया तो सब आपकी लिमिट में आ जाएंगे। तो आप लोग खुद भी चैनल सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल सब्सक्राइब करने का सुजेस्ट करो और वीडियोस को कंप्लीटली देखो। सीधी सी बात है बेटे, जब आप वीडियो देखोगे तो मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा, तो मैं आपको न्यू वीडियोस बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ भेजूंगा और की पॉइंट्स भी बताऊंगा, और इसी चैनल पर आपको बताऊंगा कि फाइनल एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और इसी चैनल पर मैं आपको गेस भी दूंगा कि आपके पेपर में क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट्स। सो इफ यू वांट टू बी कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ वीडियोस, so get touch it with my channel, share my channel and subscribe it.